हेलो ड्रीमर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब जिंदा होंगे। आज हम सीखेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स जो है वो किस तरह से नज़र आता है, ये आप इस इमेज में देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो येलो कलर में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो वो स्लाइम मोल्ड होता है। तो ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फंगस की तरह हमें नज़र आते हैं, जो कि डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं, हम पहले इन्हीं के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम पहले उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से होती है, पहले हम उसे समझ लेते हैं, ताकि ये जो स्लाइम मोल्ड है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से होती है, पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये ज़्यादातर करके लीव्स या फिर गीली लकड़ियों पर पाए जाते हैं, जो कि डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो पहले हम एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्लाइम मोल्ड पे ये फूड को हासिल कर रहे हैं, तो उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो एक फीडिंग स्टेज होती है जिसमें ये स्लाइम मोल्ड फूड को हासिल करते हैं। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनके पास फूड की कमी हो जाती है, तो उस समय ये स्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप्ड हो जाती है जैसे ही फूड की कमी हो जाती है, और फिर उसमें ये जो स्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर स्पोर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको इस वीडियो से ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल हमें नज़र आती है, जिसमें हमने देखा कि जब इनके पास इनफ फूड अवेलेबल होता है तो उस समय ये उस फूड को हासिल करते हैं, और इसकी वजह से इनका जो मास है वो बढ़ता चला जाता है। और फिर हमने देखा कि जैसे इनके पास फूड की कमी होने लग जाती है तो उस समय ये स्पोर्स का बनना शुरू कर देते हैं। तो अब ज़रा हम ये जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होती है, तरह इसे हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम इस इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से हमें नजर आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको मैच्योर प्लाज्मोडियम नजर आ रहा है। और प्लाज्मोडियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वो एक फीडिंग स्टेज होती है जिसमें ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो फूड को हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लाज्मोडियम है वो आपको डिप्लॉयड नजर आ रहा है, मतलब उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल है। और फिर आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि आपको यंग स्पोरेंजिया जो है वो डेवलप्ड होते हुए नजर आ रहा है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है, मतलब जो स्लाइम मोल्ड होता है, उनके पास जैसे ही फूड की कमी हो जाती है तो उस समय वो स्पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो प्लाज्मोडियम है इसके पास अभी फूड की कमी हो चुकी है, तो इसलिए अभी ये स्पोर्स बनाना शुरू कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बनना शुरू हो गई है, मतलब यहाँ पर यंग स्पोरेंजिया जो है वो डेवलप्ड होते हुए आपको नजर आ रहा है। फिर नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि आपको मैच्योर स्पोरेंजियम जो है वो डेवलप्ड होता हुआ नजर आ रहा है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस होने की वजह से जो स्पोर्स बनते हैं वो हैप्लॉइड बनते हैं। तो नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि मियोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड बन चुका है, मतलब यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो मियोसिस होता है वो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही विंड फ्लो होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से ये जो स्पोरेंजियम होता है वो बर्स्ट हो जाता है, और फिर वहाँ से जो मियोस्पोर होता है वो एनवायरनमेंट पे फैल जाते हैं। और फिर ये जो मियोस्पोर होते हैं वो एक डॉर्मेंट की तरह रहने लगते हैं, मतलब अगर उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है तो उस कंडीशन में ये आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। और फिर जैसे ही ये जो मियोस्पोर होते हैं उन्हें अगर कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो वहाँ पर इनका जर्मिनेशन हो जाता है। ये जो मियोस्पोर होता है जहाँ पर अगर इन्हें कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मतलब किसी ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए उन्हें फूड की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मियोस्पोर होते हैं उनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि जैसे ही वो ऑर्गेनिक मैटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके लिए वो एक फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, और फिर इनका जर्मिनेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो मियोस्पोर है वो जर्मिनेशन होते हुए आपको नज़र आ रहा है। और फिर जैसे ही ये जो मियोस्पोर होता है
उसका जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ से आपको ये जो सेल है वो अब बाहर निकलते हुए आपको नज़र आ रहा है। जो स्लाइम मोल्ड है उसका जो सेल है वो आपको बाहर निकलते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एनवायरनमेंट जो है वो अगर वेट है तो वहाँ पर उस समय जो सेल्स बाहर निकल के आते हैं वो स्वॉर्म सेल्स होते हैं, मतलब इनके पास फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि स्वॉर्म सेल के पास 2 फ्लैजिला मौजूद है। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर कंडीशन वेट है तो उस समय ये स्वॉर्म सेल्स बाहर निकल कर आते हैं, और अगर कंडीशन ड्राई होती है तो उस समय ये अमीबॉइड सेल्स जो है वो बाहर निकल कर आते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि 2 टाइप्स के सेल जो है वो कंडीशन के हिसाब से बाहर निकल कर आते हैं, मतलब डेवलप्ड होकर बाहर निकल कर आते हैं। अगर वेट कंडीशन है तो उस समय ये स्वॉर्म सेल्स होते हैं, और अगर ड्राई कंडीशन होती है तो उस समय ये अमीबॉइड सेल्स होते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर जब भी फ्लैजिलेटेड सेल्स बाहर निकल कर आते हैं तो बाद में क्या होता है कि जब भी इनका फ्यूजन होता है तो फ्यूजन जो होगा वो जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं उनका ही फ्यूजन होता है। तो इसलिए फ्यूजन होते समय जो फ्लैजिला होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि जो फ्लैजिला होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और फिर अमीबॉइड जो होता है, अमीबॉइड सेल्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है। फिर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको प्लाज्मोगैमिक जो है होते हुए नजर आ रही है, मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है वो होते हुए नजर आ रही है। फिर नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि आपको कैरियोगैमी भी जो है वो होते हुए नजर आ रही है। तो कैरियोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस जो है उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं। हमने देखा था कि कैरियो जो वर्ड होता है वो हमने न्यूक्लियस के लिए यूज किया था। न्यूक्लियस का फ्यूजन जो होता है वो हमें यहाँ पर होते हुए नजर आता है। तो नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हो कि जैसे ही फ्यूजन हुआ न्यूक्लियस का तो यहाँ पर अब जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉयड बन चुका है। तो यहाँ पर जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड बन चुका है, मतलब उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा था कि मियोस्पोर जो था वो हैप्लॉइड था, मतलब उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जब जाइगोट बना है तो उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अवेलेबल है। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जाइगोट जो होता है उसका माइटोसिस होता है, और फिर ये जो जाइगोट होता है उसका माइटोसिस होने के बाद एक मैच्योर प्लाज्मोडियम जो है वो बनते हुए हमें नजर आता है। और फिर ये प्लाज्मोडियम क्या होता है, ये हमने देखा था कि ये एक फीडिंग स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की, जिसमें ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो फूड को हासिल करते हैं, और फिर उसी की वजह से इनका जो मास है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। जैसे कि हमने देखा था कि येलो कलर का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था तो वो यही मैच्योर प्लाज्मोडियम होता है। तो अब यहाँ पर ये बात भी आप नोट कर लें कि ये जो मैच्योर प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टी न्यूक्लियड होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसलिए ये बात भी आप ध्यान में रखें कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टी न्यूक्लियड होता है। मतलब जब डिवीजन होता है ये जाइगोट फॉर्म होने के बाद जब प्लाज्मोडियम होता है तो वहाँ पर हमें सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होते हुए नजर आता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टी न्यूक्लियड होता है। और फिर प्लाज्मोडियम क्या है ये भी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वो एक स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है, और ये फीडिंग स्टेज भी होती है जिसमें ये प्लाज्मोडियम फूड को हासिल करते हैं। और हमने ये भी देखा कि प्लाज्मोडियम के अंदर हमें मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन मिलती है, मतलब तो यहाँ पर कई सारे जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपको इस इमेज से ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं इनकी किस तरह से हमें लाइफ साइकिल नजर आती है। तो अगर आपको ये जो लाइफ साइकिल है ये नोट करनी है तो आप इस इमेज से भी नोट कर सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर अब ज़रा हम ये जो स्लाइम मोल्ड्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है। स्लाइम मोल्ड इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स वेयर स्लाइम मीन्स जेल लाइक एंड मोल्ड मीन्स पाउडर लाइक। तो ये जो स्लाइम मोल्ड है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, एक है स्लाइम और दूसरा है मोल्ड। तो हमने देखा है कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो जेल लाइक नजर आते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो जेल लाइक नजर आता है तो इसलिए उसे स्लाइम कहा जाता है। और हमने देखा था कि ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो पाउडर लाइक भी नजर आते हैं, मतलब हमने देखा था कि जब ये स्पोर्स फॉर्म करते हैं तो उस समय ये पाउडर लाइक नजर आते हैं तो इसलिए उन्हें मोल्ड भी कहा जाता है। तो अब आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो जेल लाइक भी नजर आते हैं और वो पाउडर लाइक भी नजर आते हैं तो इसलिए उसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है।
यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर फ्री लिविंग क्रिपिंग ओवर डेब्रिस लाइक फॉलन लीव्स एंड रॉटिंग लॉग ऑफ वुड। तो ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं हमने देखा कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर करके लीव्स या फिर रॉटिंग लॉग ऑफ वुड जो होता है, मतलब जो जो सड़ रही होती है लकड़ियाँ, उन पर ये स्लाइम मोल्ड हमें नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दे लैक क्लोरोफिल एंड हैव सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं हमने देखा है कि उनका ज़्यादातर करके जो कलर होता है वो हमने देखा है वो येलो नज़र आता है या फिर वो वाइट नज़र आता है। वो इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है और इसी की वजह से उनमें ग्रीन कलर जो होता है वो नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। और ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे सड़ाने का काम करते हैं, मतलब उसका डिकम्पोजिशन कराने में मदद करते हैं। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पर ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो पहले एनवायरनमेंट में एंजाइम्स रिलीज करते हैं और फिर वो जो एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसका वो ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वहाँ से ये न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। तो यहाँ पर ये सेप्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह से शो करते हैं, तो हमने देखा कि ये पहले एंजाइम्स रिलीज करते हैं और फिर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसी से ये न्यूट्रिएंट हासिल करते हैं। तो कुछ इस तरह से इनमें सेप्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो नजर आता है। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइम मोल्ड्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, अ सेलुलर एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड क्या होता है पहले हम उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड जो होता है वो किस तरह से नजर आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो सेल्स होते हैं यहाँ पर इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। जब ये कॉलोनियल के फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पर सेल जो होते हैं वो इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन असेलुलर स्लाइम मोल्ड किस तरह से होता है इसे आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सेल होता है और उस सेल के अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एक ही सेल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड हमें नजर आता है। जैसे कि हमने देखा कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड में हमें कई सारे सेल्स जो होते हैं वो नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड में हमें एक ही सेल नजर आता है और उसी सेल के अंदर कई सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि असेलुलर स्लाइम मोल्ड में साइटोकाइनेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। तो यहाँ पर आप ये बात भी ध्यान में रखें कि ये जो असेलुलर स्लाइम मोल्ड होता है उसे प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक सेल होता है उसके अंदर जो कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, मतलब प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड कहते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो द फीडिंग स्टेज इज मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट इज प्लाज्मोडियम। तो ये जो फीडिंग स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की तो उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो हमने देखा कि ये जो प्लाज्मोडियम होता है वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है, मतलब यहाँ पर कई सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो एक फीडिंग स्टेज होती है, मतलब उस समय ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो फूड को हासिल करते हैं और उसी की वजह से इनका मास जो है वो बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस जो होता है वो एब्सेंट होता है, मतलब यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो एक मल्टीन्यूक्लिएट होता है और ये फीडिंग स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की। फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। व्हेन फूड इज स्कार्स एंड मॉइस्चर इज लो द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब फूड की कमी और मॉइस्चर की कमी होने लगती है तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है इन स्लाइम मोल्ड्स को। तो उस समय ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब फूड की कमी और मॉइस्चर की कमी होने लगती है तो वो एक अनफेवरेबल कंडीशन होती है और उसी समय और ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो फ्रूटिंग बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अब जरा हम नेक्स्ट पॉइंट को भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्यूरिंग लाइफ साइकिल दे आर अमीबॉइड एंड नॉन सेलुलोसिक,
but spores have cellulosic wall so that their vegetative phase resembles with animals while reproductive phase resembles with plants. तो ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि हमने देखा है जब प्लाज्मोडियल का स्टेज होता है तो उस समय वहाँ पर हमने देखा कि सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, और हमने ये भी देखा कि जब स्पोर्स बनते हैं तो स्पोर्स के अंदर सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो दोनों नज़र आते हैं इन स्लाइम मोल्ड में। और हमने देखा कि प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो स्पोर्स होते हैं उनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। और उसी तरह से हमने देखा कि एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो कुछ उसी तरह से प्लाज्मोडियल के स्टेज में भी हमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट हमें नज़र आती है। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर हमें एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी नज़र आते हैं और प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इन स्लाइम मोल्ड में नज़र आता है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइम मोल्ड्स हैव बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दे शो आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं यहाँ पर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नज़र आता है, और यहाँ पर हमें आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नज़र आता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस तरह से होता है पहले हम उससे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले एक सिंगल न्यूक्लियस बॉडी प्रेजेंट होती है, और फिर बाद में हमने देखा कि वहाँ पर प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड फॉर्म होता है। और प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड क्या होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो प्लाज्मोडियम के पास कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो कि एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, तो इसलिए वहाँ पर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आता है। और फिर हमने देखा कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नज़र आता है। जैसे कि जब ये मियोस्पोर जो होते हैं इनका जब जर्मिनेशन होता है तो वहाँ से सेल्स बाहर निकल कर आते हैं, और वो जो सेल्स होते हैं वो गैमेट की तरह भी एक्ट करते हैं। तो और फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूजन होता है और फिर सिंगैमी होती है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आता है। तो अब आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी किस तरह से हमें यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आता है। जैसे कि आपने देखा कि प्लाज्मोडियल के टाइम हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आता है, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमने देखा कि जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है तो सिंगैमी होती है, और फिर वहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आती है। और फिर यहाँ पर आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि ये आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं उनका साइज और शेप जो होता है वो सिमिलर होता है, तो इसलिए वो एक आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनमें सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है और इनमें आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब आपको ये जो स्लाइम मोल्ड्स है इनके बारे में जो ये लाइफ साइकिल है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और उसी तरह से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्लाइम मोल्ड है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कल फिर से कोशिश कर लेना। थैंक यू।